हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। कहता है कि बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, सतीश प्रसाद सिंह। बिहार में मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल सबसे कम दिनों का रहा है। सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहा है, यानी 5 दिनों का। सतीश प्रसाद सिंह भारत में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। 32 वर्ष मुख्यमंत्री बनने के समय इनका उम्र मात्र 32 साल का था। ठीक है, कितना? 32 साल का। ठीक है, तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जैसे सतीश प्रसाद सिंह, इसका जो कार्यकाल था ये 27 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक। फिर दूसरा है दारोगा प्रसाद राय, इसका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक। राम सुंदर दास, इसका कार्यकाल था 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980। फिर है चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985। सतीश प्रसाद सिंह प्रथम बार 1967 में परबता विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इनका जन्म 1936 में और मृत्यु 2020 में हुई है। भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड पांडिचेरी यानी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री MOH फारूक का है। ठीक है, MOH फारूक का जन्म 6 सितंबर 1937 को हुआ था और पहली बार जो मुख्यमंत्री है ये 9 अप्रैल 1967 में बने थे। ठीक है, और ये 29 वर्ष की अवस्था में। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अब्दुल गफूर बिहार के जो है एकमात्र मुस्लिम जो 1973 से 75 के बीच मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। और देखिए नेक्स्ट है कि पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में प्रभावित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली। पटना का राजभवन, मुख्य सचिवालय यूरोपियन पुनर्जागरण काल के शैली का जो प्रतिनिधित्व करता है, ये जो है यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली। ठीक है, अब देखिए कि राजभवन पटना बिहार राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। इसका निर्माण 1912 से 1917 के मध्य हुआ था। फरवरी 1921 को विधानसभा के मौजूदा भवन का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा के द्वारा किया गया। पटना सचिवालय बिहार का प्रशासनिक कार्यालय है। 1913 से 1917 के मध्य बनकर तैयार हुआ। पटना के राजभवन का डिजाइन न्यूजीलैंड के वास्तुकार जोसेफ फेरिस मुनिंग्स द्वारा किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व राजभवन को गवर्नमेंट हाउस के रूप में जाना जाता था। यह भवन जो है पलाडियन शैली में बनाया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 कहता बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 40 का होगा बी 95। तो बिहार का मैदानी भाग का क्षेत्रफल बिहार का कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। बिहार का मैदानी भाग का क्षेत्रफल बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.26% है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारतीय राज्यों में 12वां है। हिमालय का पर्वत जो है पदीय क्षेत्र कुल भूभाग का 0.06% है और दक्षिण सीमांत पठार का क्षेत्रफल 3.86% है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। तो 41 का बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी मोहम्मद यूनुस। तो बिहार का पहला भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस जो है थे। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस ने कार्यकारी मुख्यमंत्री की शपथ ली है। फिर देखिए यह जो है इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य थे। यह जो है मंत्रिमंडल विधानसभा की बैठक नहीं बुला सका, सदस्यों की शपथ ग्रहण की तिथि को निर्धारित नहीं कर सका। अंततः सरकार बहुमत के अभाव में
त्याग पत्र देने को विवश हुआ? मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल से 19 जुलाई 1937 तक बिहार में जो है प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहा था कि पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में क्या असत्य है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए पद्म पुरस्कार जो है 2023 के संदर्भ में असत्य कथन है कि पद्म पुरस्कार पर जो है प्राप्तकर्ता ये 91 हैं। तो देखिए वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार 106 व्यक्तियों को दिया गया। 2023 में पद्म पुरस्कार 106 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें 91 पद्म श्री पुरस्कार और 9 पद्म भूषण पुरस्कार तथा 6 जो है पद्म विभूषण पुरस्कार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की खिताब किस टीम ने पहली बार जनवरी 2023 में जीत लिया है? तो 43 का होगा सी ऑप्शन, भारत। तो देखिए अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब भारत ने पहली बार जनवरी 2023 में जीत लिया। 2023 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का यह पहला संस्करण था जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। भारत की टीम ने कप्तान शेफाली वर्मा के नेतृत्व में खेलते हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सितंबर 2023 को किसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? 44 का बी ऑप्शन यानी विवेक भसीन। ठीक है, तो 15 सितंबर 2023 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के नए निदेशक के रूप में विवेक भसीन ने पदभार ग्रहण किया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र मुंबई में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। डॉक्टर समीर विकामा DRDO के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 है, समुद्री तट के किनारे कोहरे के निर्माण का कारण? ए ऑप्शन अभिवहन। समुद्री तट के किनारे कोहरे के निर्माण का कारण अभिवहन है। सूर्य के विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है, ठीक है, और आणविक सक्रियता द्वारा पदार्थ के माध्यम से होने वाला उष्मा का संचालन कहलाता है। ठीक है, और किसी पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग की ओर उनके तत्वों के साथ उष्मा के संचार की क्रिया संवहन कहलाती है। संवहन क्रिया केवल तरल तथा गैसीय पदार्थों में ही संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? विलयन का पीएच मान ई ऑप्शन। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। ठीक है, क्षार जो है फेनोल्फथेलीन को गुलाबी कर देता है। ठीक, और अम्ल के गुण हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। भस्म या क्षार से प्रतिक्रिया करके अम्ल जो है लवण और जल जो है बनाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जो है जीव कौन से वर्ग में आते हैं? तो 47 का बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन 2 और 4 यानी प्रोटिस्टा और जो है आर्कियोबैक्टीरिया। तो देखिए बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव के वर्ग प्रोटिस्टा एवं आर्कियोबैक्टीरिया में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया जगत मोनेरा से संबंधित हैं। ये दोनों जो है प्रोकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक तथा सुसंगठित कोशिकांगों का अभाव होता है। ठीक है, इसका कारण आंतरिक कलाओं यानी झिल्लियों का अनुपस्थित होना है। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का जगत है जो उत्तक निर्माण नहीं करते हैं। फंजा यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों का समूह है। ठीक है, जिसमें हरित लवक का अभाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है मृतजीवी पोषण क्या है? तो ए ऑप्शन। ठीक है, मृतजीवी पोषण में जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है अब देखिए नेक्स्ट कहता है कि किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा जो है देखा गया गेंद का मार्ग होगा। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन यानी एक परवलय। तो किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग जो है एक
परवलय यानी पाराबोला होगा। ठीक है, क्या होगा? पाराबोला। समरूप वेग में गति का परिमाण एवं दिशा दोनों नियत रहता है और समान वेग में गति का परिमाण तथा दिशा दोनों जो है परिवर्तित होता है। 50 है कि किसी हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। 50 का ए यानी एड्रेनालाइन। तो एड्रेनालाइन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। थायरोक्सिन को मेटाबॉलिज्म नियंत्रक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एल्डोस्टेरोन लवण प्रतिरोधक हार्मोन होता है और एंड्रोजेंस नर हार्मोन प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, शरीर को रासायनिक सुरक्षा एड्रेनल ग्रंथि प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। क्वेश्चन नंबर जो है 51 है कि CH3 CH2 COOH का जो IUPAC नाम क्या है? तो 51 का यदि देखें तो सी ऑप्शन प्रोपेनोइक अम्ल। क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल। देखिए 1 2 3 तो ये आपको प्रोपेनजोइक अम्ल यानी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या होगा? प्रोपेनजोइक अम्ल यानी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए जो है क्वेश्चन नंबर यदि देखें क्वेश्चन नंबर 52 है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 52 का जो होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इमली युग्म पदार्थ और उसमें पाया जाने वाला अम्ल सुमेलित नहीं है। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है सिरका में होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल? तो मैलिक अम्ल। और इमली अंगूर कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर पालक चने की पत्ती में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की है? तो सी ऑप्शन एस आर राव। तो लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज SR राव ने की है। लोथल भोगवा नदी के पास स्थित है। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। स्थलों की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी यानी डॉक यार्ड है। बनवाली स्थल में उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह विशिष्ट था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम सहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो स्थल के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून यानी पठान नेता थे? बी ऑप्शन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी बादशाह खान बाचा खान नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने भारत विभाजन का भारी विरोध किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई ए खिदमतगार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड संगठन की स्थापना किया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार ने 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि लखनऊ संधि पर खाली स्थान में हस्ताक्षर किए गए। बी ऑप्शन 1916। तो लखनऊ संधि पर 1916 में हस्ताक्षर किए गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 कहा था किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने जो है दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया? तो 56 का बी ऑप्शन 1911। तो वर्ष 1911 में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस समय भारत का वायसराय हार्डिंग II था। यह तीसरी दिल्ली दरबार था। इससे पूर्व 1877 और
1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई तथा उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था? तो 57 का बी 50%। ठीक, अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर घराई और चराई कर भी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? सी ऑप्शन कनिष्क। तो अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सूत्रालंकार, सौंदर्यानंद आदि नामक ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, कनिष्क के संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, ठीक है, नागार्जुन एवं चरक रहते थे। नेक्स्ट कहता है कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? ए ऑप्शन काकोरी षड्यंत्र। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व काकोरी षड्यंत्र जो है घटी है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना जो है काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे काकोरी कांड जो है कहा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। सरकारी खजाने लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। ठीक है, साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया, 3 फरवरी 1928 को, और 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौता हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच आयोजित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। 60 देखिए, कहता द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो 60 का होगा सी क्रिप्स मिशन। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता दारा सिको अंततः उत्तराधिकार के युद्ध शामूगढ़ की लड़ाई में खाली स्थान से हार गया। 61 का ए औरंगजेब। तो दारा सिको अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में शामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया। क्या हुआ? औरंगजेब से हार गया। शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। ठीक है, देखिए मज्म उल बहरीन दारा सिको की मूल रचना है। क्वेश्चन नंबर जो है 62। देखिए 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 62 का होगा बी। ठीक है, तो देखिए तिलैया बांध दामोदर निगम द्वारा निर्मित पहला बांध है। यह बांध 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा है। यह बांध 36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में झील का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र भारत का यह पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। डीवीसी की स्थापना 1948 में किया गया। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर 138 जो है मीटर ऊंचा बांध है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन। ठीक, उसके बाद देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 261 मीटर। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर और बिलासपुर जिले गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। कहता संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 63 का ए लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है जो अनुच्छेद 118 के 4 में जो है वर्णित है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के प्रधान सभापति होता है। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। ठीक
ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका के गठन, कार्य, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि का उल्लेख है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक तथा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना जो है रह सकता है, ठीक है। अब देखिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर यदि देखें, क्वेश्चन नंबर 65, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 65 देख लीजिए। इसमें जो है 65 है कि थोड़ा यहाँ पे 65 है, प्रवर, मंजीरा और मानेर नदियाँ खाली स्थान की जो है दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। तो 65 का होगा बी, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, ठीक है। कौन है? गोदावरी। नर्मदा और ताप्ती जो है नदी एस्चुअरी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित जो अधिपत्र द्वारा नियुक्ति किया जा सकता है? 66 का होगा बी, अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति किया जा सकता है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले देख लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 153 में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद खाली स्थान से होकर बहती थी। तो यह होगा ए ऑप्शन, मगध, ठीक है। गंगा और सोन नदियाँ जो है प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती थी। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित था, जिसमें वर्तमान पटना और गया जिला जो है सम्मिलित थे, ठीक है। मगध महाजनपद की उत्तरी सीमा गंगा से तथा पश्चिमी सीमा सोन नदी से लगती थी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर देखिए, कोसल महाजनपद वर्तमान में अवध क्षेत्र में है, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। और कंबोज महाजनपद कश्मीर तथा पाकिस्तान की राजधानी हाटक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घास, बकरी और मानवों को मिलाकर बनाई गई एक खाद्य करी किस प्रकार से सही प्रदर्शित की जा सकती है? इसी ऑप्शन, घास को खाता है बकरी, बकरी को खाता है मानव, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 को यदि देखें तो यहाँ पे देखिए 69 है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है और यह, तो 69 का होगा बी ऑप्शन, एक तरफा प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक तरफा प्रवाह होता है। उदाहरण घास, हिरण और शेर, घास, हिरण और शेर, ठीक है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, ठीक है। लिंडमैन के नियमानुसार जो है खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 70 कहता है कि 5 पोषी स्तरों की एक साधारण खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है। यदि चौथे पोषी स्तर में मौजूद सर्प को 10 किलो जूल ऊर्जा मिलती है तो उत्पादकों के पास ऊर्जा की कितनी मात्रा उपलब्ध है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका यदि देखें तो देखिए 70 का होगा ए ऑप्शन, यानी 10,000 जो है किलो जूल। तो देखिए यदि चौथे पोषी स्तर में मौजूद सर्प का 10 किलो जूल ऊर्जा मिलती है तो उत्पादकों के जो पास ऊर्जा की जो है 10,000 किलो जूल जो है मात्रा उपलब्ध है, ठीक है। कितना? तो 10,000, देखिए 10 किलो जूल, फिर है 100 किलो जूल, फिर है 1,000, कितना है? 1,000 किलो जूल, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10,000 किलो जूल, ठीक है। तो इसका जो है 70 का क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।